So चलो, so I think you all are ready with basic format, right? ये डायरेक्ट मेथड हम शुरू करने जा रहे हैं. दिस इज अ डायरेक्ट मेथड एंड ये डायरेक्ट मेथड में what basic concept is all about. We record all operating activity as received and as paid. डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट मेथड, इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. याद करो. हाँ, और हमारा कंसेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था? नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट है, अगर नेट प्रॉफिट नीचे होता है, नेट प्रॉफिट में हम ऑल नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते जाते थे एंड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट करके जाते थे, तो हमें मिलता था फंड फ्रॉम ऑपरेशन. याद करो, FFO. फिर उसमें हम चेंजेस इन करंट असेट करंट लायबिलिटी देते थे, फिर टैक्स पेड देते थे. वी यूज्ड टू गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ पे बहुत काम सिंपल है. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, बिकॉज दो फैक्टर हमें याद रखना है, एक इट शुड बी ऑपरेटिंग, सेकेंड इट शुड बी कैश. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से जितना कैश मुझे मिल रहा है वो मैं पॉजिटिव लिखूंगा. एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, माइंड यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा ही नहीं. नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां से एक्सक्लूड करना है, मेरे को लिखना ही नहीं है. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैश आया तो पॉजिटिव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश गया तो नेगेटिव. एज सिंपल एज दैट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. सो अब मैं डिटेलिंग स्टार्ट कर रहा हूं. थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, राइट, ताकि मैं फॉर्मेट लिखूं वो सबको समझ में आए. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन where we had left some space for direct method. डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग सेम है, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. एंड यू विल बी एबल टू वेरीफाई कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर इनडायरेक्ट मेथड से आया था वही आंसर डायरेक्ट मेथड में आएगा, वो हम वेरीफाई करेंगे. राइट, क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, मुझे यहाँ पे करना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कितना पैसा आया. ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेनली कौन सा होता है जिसमें से पैसा आता है? मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एनी कंपनी इज सेल्स. और सेल्स दो प्रकार का होता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. अगर कैश सेल्स होगा तो सीधा पैसा आ जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश सेल्स. अगर सेल्स क्रेडिट बेसिस पे हुआ होगा तो डेटर्स का जन्म होगा, तो मैं डेटर्स अकाउंट में जाऊंगा, वहां से मुझे कुछ मिलने वाला है. तो डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? डेटर्स में ओपनिंग डेबिट साइड पे होता है, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे होता है. याद करो, राइट. जब मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं तो मैं एंट्री क्या पास करता हूं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स. तो यहां पे सेल्स आएगा. अगर बैड डेट हुआ है तो एंट्री क्या आएगा? बैड डेट टू डेटर. अगर होगा तो हाँ, यहाँ पे बैड डेट आएगा. याद करो. अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यहाँ पे डिस्काउंट आएगा. एंड फाइनली अगर कलेक्शन हुआ है डेटर के पास से तो एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर. तो यहाँ पे मुझे कैश बैंक मिलने वाला है एज अ बैलेंसिंग फिगर. ये जो मुझे पैसा मिलेगा ना, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज कलेक्शन फ्रॉम debtors. You must understand this. So ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से कैश कब मिलता है? दो पॉइंट है. एक कैश सेल्स, बिकॉज बिगेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज सेल्स. कैश सेल्स से पैसा आया, या डेटर्स के पास से कलेक्शन में से आया, अगर क्रेडिट सेल्स हुआ है तो. आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इतना लिख लो. चलो, डन है. तो मेन सोर्स ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज सेल्स, राइट, वो हमने लिख दिया. अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा जाता कहां पे है? तो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो इज परचेजेस, राइट. तो अब मैं लिखूंगा लेस. परचेज भी दो प्रकार का होता है, कैश परचेज. अगर कैश परचेज हुआ है तो पैसा ऐसे ही चला गया. क्रेडिट परचेज हुआ तो क्रेडिटर का जन्म होगा,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेमेंट टू क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर का अकाउंट मैंने बनाया है। क्या होता है क्रेडिटर के अकाउंट को विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, राइट। कैसा होता है क्रेडिटर का लेजर? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। चेक करो, अगर क्रेडिट परचेज हुआ है तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट ऑफर किया है, मैंने डिस्काउंट ऑन किया है, तो माय एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट ऑन। अल्टीमेटली मैंने क्रेडिटर को जो पे किया होगा, माय जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा ना, वो मैं ये फॉर्मेट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। चेक करो, आर वी फॉलोइंग बच्चों? ये मेन पार्ट है, अभी तक खत्म नहीं हुआ बाय द वे, ये मेन पार्ट है। तो बिगेस्ट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इज फ्रॉम सेल्स एंड बिगेस्ट कैश operating, I mean operating cash outflow is from purchases. Apart from this also there can be some operating expenses, right? So if you have made payment of operating expenses, we got to show it over here. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा payment of operating expenses. चेक करो बच्चों, payment of operating expenses. अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा ये एक्सपेंस का एक स्पेशल अकाउंट होगा, राइट, क्योंकि मुझे पेमेंट का एक ही फिगर चाहिए, बिकॉज एज पर द डेटा वी विल नॉट बी गिवन सो मेनी फिगर्स ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग यूं लिखूंगा। चेक करो, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्रेडिट बैलेंस, तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग यूं लिखूंगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड वॉट एवर एक्सपेंस इनकर्ड, P&L में हमेशा एक्सपेंस इनकर्ड आता है, दैट इज फॉर द 12 months पीरियड। सो फॉर दैट आई विल पास द एंट्री expense account debit to outstanding expense account, or I can say P&L account debit to outstanding expense account. मैं यूं एंट्री करूंगा, P&L वाला जो खर्चा है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, एंड मैं जो पे करूंगा दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर, एक्सपेंस। आई होप बच्चों यू आर फॉलोइंग दिस। सो ये फिगर जो बैलेंसिंग आएगा ना, ये मैं पेमेंट में दिखाऊंगा यहाँ पे। साथ साथ में आप लिखते जाना, आई विल गिव यू सम टाइम आल्सो फॉर दैट, डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम दिस we got to present if at all there is any extraordinary item. If at all anything is there, addition or deletion, we got to present over here. जो भी मैं एक दो लाइन छोड़ रहा हूं। एंड लास्टली लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको कहां से मिलेगा, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था टैक्स पेड आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में से मिलेगा। वो अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मेनली अदर कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आई एम गोइंग टू शो दैट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यू नो, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, अगर प्रोवाइडेड होगा या पेड होगा, अलग से दिया होगा, तो आई कैन प्रेजेंट अकॉर्डिंगली एंड फाइंड द पेड फिगर, राइट। सो with this we are going to start with the direct method and finally एक छोटा सा वर्किंग। बच्चों क्या है कि many a times they will not directly give you that how much are the total purchases, they will not give you directly, they would wish you should find it, आपको फाइंड करना होगा, राइट। तो अगर परचेज फाइंड करना है तो आपके पास में अदर डिटेल होना चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परचेज आता कहां से है। याद करो COGS, सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ COGS वुड बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन देयर आर नो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आइटम्स, तो ये सिंपल फॉर्मेट है। तो आई कैन हैप्पीली से दैट इज परचेजेस वुड बी इक्वल टू COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कैलकुलेट करके मुझे परचेजेस मिलेगा, टोटल परचेजेस।
अगर आपको कैश परचेज अलग से क्वेश्चन में दिया है तो बाइफरकेट करो, दिस मच इज कैश परचेज आउट ऑफ टोटल परचेज एंड बैलेंसिंग फिगर बीइंग द क्रेडिट परचेजेस, तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन में देखेंगे हाउ इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड, राइट। चलो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, काइंडली कॉपी डाउन सो मच, इतना आप कॉपी कर लो और फिर हम आगे जाएंगे। चलो, so we are starting the question. From the balance sheet, let me fill up the ledgers. आपको देखो डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग इज 55, चेक करें, क्लोजिंग इज 47, अकाउंट्स रिसीवेबल मींस डेटर, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस है, देखो प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग 5000, ओपनिंग 5000, क्लोजिंग 1000, ये एक्सपेंस अकाउंट है ना, ये कंपोजाइट अकाउंट है, मतलब ये प्रीपेड का भी यही अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग का भी यही अकाउंट है। लायबिलिटी में आ जाओ, अकाउंट्स पेबल है, देखो दैट इज क्रेडिटर, अकाउंट्स पेबल दैट इज क्रेडिटर, ओपनिंग 43 एंड क्लोजिंग इज 50, प्लीज वेरीफाई। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चेक करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी मेरा यही लेजर है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग इज 9 एंड क्लोजिंग इज 12, चलो इतना फिलअप कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैंने फिलअप कर लिया। अब नीचे मैंने ऑलरेडी परचेज फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, सीओजीएस आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में से मिलेगा, देखो 5,20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री है, देखो 1,44,000, ओपनिंग स्टॉक 1,10,000, गॉट द पॉइंट। तो परचेज मुझे मिल जाएगा 34 ऐड हो गया तो 554, प्लीज वेरीफाई, ये मेरा परचेज मुझे मिल गया, चेक करो बच्चों, right? So what would be the journal entry for purchases? Purchases account debit to creditor account, तो मैं creditor में credit करूंगा 554, डन है। अब मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाता हूं, देखो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेल्स दिया है देखो 698, द होल क्वेश्चन वी हैव रेड, वी आर नॉट गिवन एनीवेयर कैश सेल्स, so it is assumed that all sales are credit sales, we can happily assume that, right? And we can write small note below the question that all sales are credit sale. 698,000, what would be my journal entry for credit sale? Debtor account debit to sale 698, check करो। Now in direct method, while we are reviewing the revenue statement, you should only pick up operating and cash items, नॉन कैश आइटम को हाथ भी नहीं लगाने का। आई रिपीट, जब डायरेक्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं तो आप रेवेन्यू स्टेटमेंट में से क्या पिकअप करेंगे, जो ऑपरेटिंग आइटम है और कैश आइटम है वही आप पिकअप करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग यू विल नॉट टच, especially when I am preparing the operating activity। तो मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट में गया वापस, मैंने देखा सेल्स हो गया, सीओजीएस पिकअप कर लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 147 है, लेकिन उसमें से एक तो डेप्री है 37, और डेप्री इज अ नॉन कैश एलिमेंट, आई शुड नॉट टच इट, उसको एक्सक्लूड कर दो, तो 147 माइनस 37 कितना बचा, 1,10,000, दैट एक्सपेंस आई एम गोइंग टू बुक इन माई एक्सपेंस अकाउंट, my journal entry will be P&L account debit to expense account 1,10,000, 110 कैसे आया, मैं यहाँ पे जूम करके लिख रहा हूँ, देखो 110 के बाजू में मैं लिख रहा हूँ, कैसे आया ये, 147 माइनस 37, ऐसे करके आया,
प्लीज वेरीफाई सारे बच्चे। दैट इज 1,10,000 कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, वो मैंने रिकॉर्ड किया। और मैं आगे गया, देखो कुछ ऑपरेटिंग आइटम दिख रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, नो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, नो। टैक्स 7,000 इज प्रोविजन, मुझे लिखना है टैक्स पेड। तो आपने हमें ऑलरेडी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, शॉर्ट में बनाना है तो बना भी सकता हूं मैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग देखो नीचे क्वेश्चन में दिया गया है 5, क्लोजिंग इज 3, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स इज 7, चेक करो, तो 5 + 7 इज 12, so tax paid must be how much? 9। ये हमने पहले भी बनाया था, दोबारा बना लिया। तो मैं टैक्स पेड में लिखने जा रहा हूं 9,000, प्लीज वेरीफाई 9,000, टैक्स पेड 9,000। देयर आर नो कैश सेल्स, नो कैश परचेजेस डैश। अब मैं डेटर्स के लेजर पे जा रहा हूँ, डेटर्स के लेजर पे देयर आर नो बैड डेट, नो डिस्काउंट अलाउड। चलो फाइनली टैली करो, टोटल अप करो, कितना आएगा? I think 753, please verify 753, 753 minus 47, verify करो। I think 706, please verify, please verify। चलो 706 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर 706, चेक। डेटर्स में से मुझे बैलेंस मिला 706। अब आप क्रेडिटर पे जाइए, टोटल कितना आ रहा है देखो, वेरीफाई करो। There are no discounts which are received, so I think 547, please verify 547। पेमेंट, सो मैं पेमेंट में जा रहा हूँ, पेमेंट टू क्रेडिटर 547, प्लीज वेरीफाई। नो कैश परचेज, नो कैश सेल्स। एक्सपेंस लेजर, चलो एक्सपेंस लेजर में जाओ, चेक करें 120, 120 प्लस आई थिंक 17 गया, तो 103, प्लीज वेरीफाई। So payment for expenses 103. Look at the revenue statement. Are you given any extraordinary items? No. Check करें। Finally, get the balance please. Outer column लेके आइए, कितना आ रहा है चेक करो। You should be getting 47,000 as cash flow from operating activity. Verify करो। मैं zoom out कर रहा हूँ so that you can see all ledgers also together with working. Check करें। क्रेडिटर्स का लेजर भी आई होप आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रेडिटर्स का लेजर भी देख लीजिए, लेजर सारा पहले देख लीजिए वर्किंग के साथ। एंड नाउ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट, वेरीफाई। सो डायरेक्ट मेथड इज वेरी सिंपल, as the name of the method itself is suggesting,
कि डायरेक्टली कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ पे गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वी फोकस ऑन दैट ओनली. एंड मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? सेल्स, परचेजेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. So in direct method, we only think about operating activity, cash receipt and cash payment. I told you earlier, this is very simple. Indirect method, little critical. Why? Because you are going literally backward. आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हैं. वो लॉजिक मैंने पहले समझाया हुआ है आपको. टू अराइव एट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें भी बाद में आपको यू हैव टू गिव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन करंट असेट करंट लायबिलिटी. इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर ये मेथड आता है एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट? हाँ, अगर ये मेथड आएगा तो साथ में कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वो आपको पता चलेगा, राइट? Anybody has any doubt in this, you can very well ask me.